हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन शुरू किया है और उत्तर प्रदेश बोर्ड के अंतर्गत कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने शुरू किया है हमारा इतिहास विषय। दोस्तों, भूगोल हमने कंप्लीट कर लिया है और इतिहास की ओर बढ़ रहे हैं। आपके यूपी बोर्ड के इतिहास के अंतर्गत पहला ही चैप्टर है यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। ये पहला अध्याय आपके इसमें। आइए, इस पहले पाठ में आज हम लोग कुछ विशेष टॉपिक की चर्चा करने वाले, जिसका नाम है यूरोपीय व्यापार। भारत में सबसे पहले जब यूरोप आए तो उन्होंने व्यापारिक मार्गों की खोज की, तो व्यापारिक मार्गों से संबंधित पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे यूरोपीय व्यापार की, कि यूरोपीय व्यापार धीरे धीरे कैसे भारत में पैर जमाने लगा। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत में यूरोपीय व्यापार जमाने के लिए विभिन्न यूरोपीय देशों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत चले कि भारत में कौन व्यापार करेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होगा उसी का व्यापार भारत में होगा और वही व्यक्ति भारत में व्यापार भी करेगा। और गुलाम तो बाद में बनाने की जो कवायद वो तो बाद में शुरू हुई थी, लेकिन शुरुआत में पुर्तगालियों ने कब्जा जमा के रखा हुआ था और इस पुर्तगालियों के कब्जे को हटाने के लिए अंग्रेज वहाँ पर धीरे धीरे सफल हो गए थे और धीरे धीरे अंग्रेज, फ्रांसीसी, इन देशों ने भी अपने धीरे धीरे पांव जमाना शुरू किया। आइए दोस्तों, यही एक कहानी के रूप में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे भारत में यूरोपीय व्यापार धीरे धीरे अपने चरम सीमा की ओर पहुँच चुका था। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को हमारे YouTube चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में जाकर देख सकते हैं। आप चाहे तो इन्हीं सारे वीडियो को हमारे वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों, सेशन की शुरुआत करते हैं यूरोपीय व्यापार के बारे में बात करते हैं। पुर्तगाली, जब शुरुआत में मैंने बोला था कि 1498 में पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होते हुए इंडिया तक पहुंच चुके थे। वो दक्षिण अफ्रीका के तट से इंडिया तक का एक समुद्री रास्ते की खोज वो कर चुके थे। इसका मतलब भारत में सबसे पहले अगर कोई यूरोपीय शक्ति आएगी तो वो पुर्तगाली ही होगी, क्योंकि व्यापारिक खोज भी उन्होंने की थी, व्यापारिक मार्ग की खोज भी उन्होंने की थी। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होते हुए हिंद सागर महासागर के माध्यम वाले व्यापार पर अपना कब्जा बना के रखा हुआ था, क्योंकि खोज ही उनने की थी। तो वो जो मार्ग वास्को डी गामा ने खोजा था, उस मार्ग पर पूरा अधिकार जो था, वो कब्जा जो था, वो पुर्तगालियों ने बना के रखा था, क्योंकि उनको पता था कि अगर इस मार्ग पे दूसरी पावर आना शुरू हुई तो हमको वहाँ से खदेड़ देगी, क्योंकि उस समय यूरोप में दूसरी पावर भी बहुत पावरफुल थी, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन नाम के देश प्रमुख थे। ये यहाँ से क्या करते, सोना चांदी लाते और हमारे देश से सूती वस्त्र और कपड़े और विभिन्न मसाले ले जाते, क्योंकि हमारे देश में बनने वाले सूती वस्त्र, कपड़े और जो मसाले होते थे, इनकी पूरे यूरोपीय मार्केट में बहुत डिमांड हुआ करती थी। तो ये लोग क्या करते थे, यूरोपीय पुर्तगाली लोग क्या करते थे, वहाँ से सोना चांदी लेके आते। भारत में सोने की वैसे ही शुरुआत से मांग थी, तो भारत में सोना बेचते और भारतीय लोग अपने माल इनको देते, ताकि ये पूरा माल जो है यूरोप में जाकर बेच देते थे। पुर्तगाल की मजबूत नौसेना के कारण हिंद महासागर से उसे दूसरा कोई देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना वहाँ व्यापार भी नहीं कर सकता था। शुरुआत में क्या था, देखिए, पुर्तगाल देश को समझ में आ गया था कि अगर हमें जली व्यापार करना है तो नौसेना मजबूत करनी होगी, और पुर्तगालियों की नौसेना बहुत मजबूत थी, जिसके कारण दूसरा कोई भी देश पुर्तगाल की इजाज़त के बिना अपना जहाज नहीं ले जा सकता था, क्योंकि अगर ले जाता और बिना इजाज़त के ले जाता तो पुर्तगाली जो नौसेना थी वो उसको डुबो सकती थी, क्योंकि उस समय कोई अंतर्राष्ट्रीय रूल से ऐसा कुछ चलता तो था नहीं। उसमें जिसकी लाठी उसकी भेस वाला काम था, जिसके पास ज़्यादा पावर है, जिसके पास बंदूकें हैं, जिसके पास पावर है वही बंदूकें, तो शायद उस समय तक इजाज़त हुई थी नहीं हुई थी ये नहीं बता सकते, लेकिन फिर भी हथियार इनके पास काफ़ी थे, तो इससे वो डुबो सकते थे दूसरों को। वास्को डिगामा के बाद एक एक करके हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के व्यापारी भारत में आना शुरू हुए। धीरे धीरे दूसरे देश के व्यापारी भी भारत में कूच करना शुरू हुए, क्योंकि वास्को डिगामा पहले आ चुका था और पुर्तगालियों ने दबदबा बना ही लिया था, लेकिन धीरे धीरे बाद में दूसरे देश के व्यापारी भी भारत में आना शुरू हुए। आप सोच सकते हैं कि जब 1498 में पुर्तगाली भारत में आए, तो दूसरी बार जब अंग्रेज आए तो 1600 ईस्वी में आए। मतलब कितने सालों तक पुर्तगालियों ने इस रास्ते पर अपना दबदबा बनाए रखा था। भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़। एक बात तो तय है कि जब व्यापार करने वाला व्यापारी अपना माल बेचने की कोशिश करेगा या अपना व्यापार जमाएगा, तो दूसरे को आप कंपटीशन में गिरा के ही मार्केट में ऊपर उठ सकते हो।
बहुत साथ साथ ऊपर उठे तो बहुत पॉसिबल नहीं है, एक साथ सारी दुकानें चल जाए तो पॉसिबल नहीं है। आपको आगे बढ़ना है तो आपको किसी को नीचे गिराना होगा, यही व्यापार की नीति है। और यही व्यापार की नीति लेकर के यूरोपियन देश इंडिया में आए थे। व्यापार के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? 3 चीजें, जहाज को चलाने वाला नाविक और धन, तीनों साधनों का बहुत महत्व था। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी इन व्यापारियों के लिए। अमीर यूरोपीय व्यापारी, जो व्यापारी अमीर थे, उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया। और अमीर यूरोपीय व्यापारियों ने 17वीं शताब्दी की शुरुआत में 1600 से लेकर 1670 के बीच में व्यापारिक कंपनियां स्थापित की, बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियां खोली। उन्होंने बोला कि ये पैसा हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, इससे बहुत फायदा होने वाला है। और सभी जो हिस्सेदार थे, जो व्यापार में हिस्सा लेते थे, उनको अपनी अपनी पूंजी लगाते थे कि भाई आप भी पूंजी लगाए। इन्वेस्टमेंट जैसा आजकल होता है ना, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, आपको आपका फायदा मिल जाएगा। तो ऐसे इन्वेस्ट करते थे, निवेश करते थे और प्राप्त मुनाफे को वो आपस में बांट लेते थे। कुछ कंपनियों के नाम की बात करें, कुछ कंपनियों के नाम मैं बता दूं, जैसे हॉलैंड जो है, ये हॉलैंड शब्द आपको सुनने में शायद नया लगे। मैं आपको बता दूं, हॉलैंड जो है ये पुराना नाम है नीदरलैंड का। आज की तारीख में यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत देश है जिसका नाम है नीदरलैंड, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम है। ये नीदरलैंड जो है, इसका पुराना नाम जो है वो क्या है? हॉलैंड। हॉलैंड ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया था हॉलैंड देश में। अब ये डच क्या है? अभी आपने बोला कि नीदरलैंड, हॉलैंड, लेकिन फिर डच कहाँ से आ गया? तो मैं आपको बता दूं कि हॉलैंड हो या नीदरलैंड हो, इन दोनों ही, ये दोनों एक ही देश के नाम है। और इस देश में जो भाषा बोली जाती थी वो डच भाषा बोली जाती, इसलिए यहाँ के लोगों को डच कहा जाता था, डचमैन कहा जाता था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लैंड में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई, जबकि फ्रांस में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई गई। सभी कंपनियों के पीछे ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा होता था। अक्सर हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी केवल अंग्रेज की ही बोलते थे, लेकिन जब पढ़ते तो ये लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आगे जिस देश का नाम लिखा होता था वो उस देश की होती थी। जैसे डच ईस्ट इंडिया कंपनी नीदरलैंड या हॉलैंड की होती थी, वहीं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस की और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन यानी इंग्लैंड देश की हुआ करती थी। तो ये सभी देशों की अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। अब बात करते हैं ये यूरोपीय कंपनियां भारत में कैसे कैसे कब कब आई। सारी की सारी यूरोपीय कंपनियां जो थी, इनने कंपनियां क्यों बनाई? क्या कारण था? वो व्यापारी अकेला क्यों नहीं आ सकता था? जब आपने नाम दे दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इससे आपको फायदा यह था कि आप अपने अपने देश के राजाओं से, जो क्राउन उस समय होते थे, जो आपके महाराजा होते थे, वो आपको उस देश में व्यापार करने का फरमान जारी कर सकते थे। इसका फायदा था दोस्तों। जैसे कोई व्यापारी ने अपनी कंपनी बना ली, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बना ली। अब महारानी एलिजाबेथ थी उस समय, महारानी एलिजाबेथ से अगर उन्होंने, एलिजाबेथ प्रथम हुआ करते थी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम से उन्होंने एक पत्र लिखवा लिया, फरमान लिखवा लिया, लाइसेंस ले लिया एक तरह का, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया में जो है, ईस्ट इंडिया मतलब इस इंडिया की तरफ जाएगी और पूरे पूर्व का व्यापार कौन देखेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। अगर महारानी ने ऐसा कोई फरमान जारी कर दिया ना, तो ऐसे अगर रॉयल फरमान बोलते थे उसको, अगर ऐसा कोई फरमान जारी कर देती है तो महारानी एलिजाबेथ, तो दूसरा कोई लंदन का, दूसरा कोई ब्रिटेन का कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉम्पीट नहीं कर सकता। दूसरी कंपनी आएगी नहीं ब्रिटेन से इस साइड, तो ये तो अच्छा था, ये तो मोनोपोली होगी ना, एकाधिकार मिल जाता। तो व्यापार में ये सब एकाधिकार लेके आ रहे थे। सबसे पहली बार पुर्तगाल की जो कंपनी है, पुर्तगाली जो है, भारत में कब आए? इन्होंने 1498 से, जैसे वास्को डी गामा इंडिया आए, इनकी शुरुआत भारत में आना हो गई थी। अंग्रेज जब भारत में पहली बार आए तो वो सन 1600 ईस्वी में आए। सोचो यहाँ से यहाँ तक 1498 से लेकर 1600 यानी 102 सालों तक लगभग पुर्तगालियों का दबदबा इस पूरे मार्ग पर था। डच भारत में 1602 ईस्वी में आए, अंग्रेजों के आने के 2 साल बाद। जबकि सबसे आखिरी में भारत में अगर कोई आया तो वो फ्रांसीसी लोग आए, 1664 ईस्वी तक फ्रांसीसी इंडिया में आए थे। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली लोग व्यापार करने आए थे और उन्होंने पश्चिमी तट पर गोवा, दमन द्वीप पर अपने व्यापारिक केंद्र बनाए और आखिरी तक जब देश आज़ाद हो गया ना, तब तक भी गोवा और दमन द्वीप पर 1961 तक पुर्तगालियों का दबदबा था। आपको पता है भारत के गोवा और दमन द्वीप आज़ादी के साथ आज़ाद नहीं हुए। 1961 में इनको ज़बरदस्ती आज़ाद करवाया गया। इनको हमने छीना पुर्तगालियों से और छीन करके फिर हमारे भारत देश में वापस मिला लिया और फिर उसको मिलाने के लिए संविधान में संशोधन भी किया गया था।
बात करते हैं कोठी की, तो ये समझ में आ जाएगा आपको कौन कौन सी ईयर है। पुर्तगाली, अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी के अलग अलग ईयर याद रखना आप। पुर्तगाली 1498 में, अंग्रेज 1600 ईस्वी में, डच 1602 में और फ्रांसीसी सबसे आखिरी में आए, वो आए 1664 में। आप ये ऑर्डर जरूर याद रखना, हो सकता है पूछ ले सबसे पहले भारत में कौन आया, सबसे आखिरी में कौन आए, तो फ्रांसीसी सबसे आखिरी में आए थे। आगे बात करते हैं इनकी फैक्ट्री की। ये फैक्ट्री का वैसे तो फोटो जो है ये आजकल की मॉडर्न फैक्ट्री का ही फोटो हमने लगाया है। पुरानी प्राचीनतम फैक्ट्रियाँ जो होती थी वो किले बंद में रखते थे, वो लोग किले बना बना के रखते थे। फैक्ट्रियाँ वही जहाँ से उनका व्यापार होता था, व्यापारिक केंद्र को बोलते थे। क्योंकि अंग्रेजों को और इन दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी को लगने लगा था कि व्यापार बहुत बड़ा होने वाला है, तो व्यापार के लिए कोठियाँ बनानी ही पड़ेगी, और कोठी जो होती थी इसे फैक्ट्री कहा जाता था। फैक्ट्री शब्द का प्रयोग व्यापारिक केंद्रों में स्थापित कार्यालय अथवा कोठी से है। जितने भी व्यापारिक केंद्र होते थे, जिन भी जगहों पर, वहाँ पर जो उनका कार्यालय होता था, जो हेडक्वार्टर होता था, उसी को हम लोग फैक्ट्री बोलते थे। ये लोग फैक्ट्री बोलते हैं। फैक्टर जो शब्द है, फैक्ट्री शब्द जो है फैक्टर से निकला है, और फैक्टर का मतलब होता है एजेंट। कंपनी की ओर से कार्य करने वाला व्यापारी, एजेंट, जिसे कोठी में कार्य वो जिस कोठी में कार्य करते थे उसी कोठी को फैक्ट्री कहते थे अंग्रेज लोग। हम तो कोठियाँ बोलते थे, ये लोग फैक्ट्री बोलते थे। कोठियों की रक्षा के लिए इन्होंने रक्षा जो है वो किलों की तरह होती थी। कोठियों की चारों तरफ से किलाबंदी करते थे, क्योंकि कोठियों में होता क्या था, इन्हीं कोठियों में, फैक्ट्री में अंग्रेज जो भी माल इंडिया से खरीदते थे या बेचने के लिए लाते थे इंडिया में, वो वहाँ पर सिक्योर करके रखते थे। और दूसरी कंपनियाँ क्या करती थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री में माल रखा हुआ है, फैक्ट्री तो खुली हो रही थी शुरुआत में, तो ये पुर्तगाली, फ्रेंच, दूसरे देश के लोग क्या करते थे, लूट मार करना शुरू किया ताकि वो बर्बाद हो जाए कंपनी। इंडिया के ही बहुत सारे लोगों ने लूट मार करना शुरू किया, तो लूट मार से बचाने के लिए फैक्ट्री को किला बंद कर दिया, चारों तरफ से दीवार कर दी, और किले बंदी के अंतर्गत फैक्ट्री को रखा गया। नेक्स्ट बात करते हैं, वास्को डिगामा के भारत पहुंचने के बाद एक एक करके दूसरे देश भी भारत आए, जैसे डच, इंग्लैंड और फ्रेंच व्यापारी जल के रास्ते भारत आने शुरू हो गए, और धीरे धीरे ने रास्ता खोज लिया और भारत में आना शुरू हुए। हॉलैंड निवासी ने, जो डच कहलाते थे, कालिकट, कोचीन, नागापट्टनम, चिनसुरा और में व्यापारिक केंद्र खोले। ये सारे के सारे साउथ इंडिया की जगह है जहां कालिकट, कोचीन, नागपट्टनम और चिनसुरा में इन्होंने व्यापारिक केंद्र खोले, शुरुआत में डच कंपनी ने। हालांकि डच कंपनी जल्द ही भारत से वापस लौट गई थी, क्योंकि डच कंपनी का जो मेन इंटरेस्ट था वो लड़ाई लड़ने में नहीं थी, बल्कि व्यापार करने में था, और ये मसालों के व्यापारी थे, इसलिए इन्होंने इंडोनेशिया को अपना सेकंड जगह चुना, इसलिए वो इंडोनेशिया में चले गए और डच लोगों ने वहाँ काम करना शुरू किया। लेकिन शुरुआत तो इंडिया से हुई थी उनकी भी। तो फ्रांसीसी जो थे उन्होंने मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माहे नाम के स्थानों पर अपने मुख्य केंद्र बनाए। और जब देश आज़ाद भी हो गया ना 1947 में, और 1950 में देश का संविधान भी लागू हो गया, उसके बाद भी ये फ्रांसीसी लोग पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माहे जो आपको नाम सुनाई दे रहे, इस तक में तभी भी थे। 1954 के आसपास इन्होंने भारत में छोड़ा है। तो ये आज भी जो हमारा पौंडीचेरी आपने नाम सुना है, पुडुचेरी नाम का यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, ये फ्रांसीसियों के अंडर में था, पहले गुलाम था उनका सालों से, और आखिर तक ये कंपनियां वहाँ पर बसी रही। अंग्रेजों ने अपने को केवल समुद्र तट तक ही सीमित नहीं रखा। अंग्रेज इनकी तरह नहीं थे कि समुद्री तट पर किले बना लिए, समुद्री तट पर इन्होंने बेड़ा बना लिया, क्योंकि व्यापार करने के उद्देश्य से डच वच सब आए थे। अंग्रेज भी व्यापार करने के उद्देश्य आया था, लेकिन अंग्रेजों ने खाली तटों पर नहीं बल्कि शहरों के अंदर वाले इलाकों में भी अपने ऑफिस बनाना शुरू किए। उन्होंने क्या किया, समुद्र के तट तक सीमित नहीं थे, बल्कि सूरत, अहमदाबाद, आगरा, भड़ोच, पटना और कासिम बाजार आदि स्थानों पर व्यापारिक केंद्र बनाए। ये देश के आंतरिक भागों तक से सामान उठाते थे और एक एक जगह पर इन्होंने केंद्र बनाना शुरू किए। इसका शायद यही कारण था कि अंग्रेज ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए, क्योंकि वो इंटरनल भागों तक, बिहार, यूपी तक पहुंच गए थे। भारत में यूरोप के सभी देशों के व्यापारी पुर्तगालियों के साथ हाथ से व्यापार छीनने की होड़ में लगे हुए थे, क्योंकि पुर्तगालियों का उस समय एक तरफा दबदबा था, और दूसरे जो व्यापारी थे, कंपनियां, वो सब पुर्तगाली की ये दबदबे को स्वीकार नहीं करते थे, वो इसको हराना चाहते थे, क्योंकि एक पावर कब तक बनी रह सकती, कभी तो कमज़ोर होगी। वे भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सके। अब दिक्कत क्या थी, क्यों वो हाथ से छीनना चाहते थे, क्या कारण था, क्या पड़ी थी इंग्लैंड वालों को, क्या पड़ी थी डच को, क्या पड़ी थी फ्रांसीसियों को, कि वो पुर्तगाली के हाथ से वो सत्ता छीन ले। इसलिए क्योंकि पुर्तगाली का इतना दबदबा था कि वो सस्ता माल खरीद ले वहाँ से,
और बाकी दूसरे देशों को माल महंगा मिलता था, पुर्तगालियों से लेना पड़ता था कई बार। वो खुद चाहते थे कि वो माल सस्ता खरीदे, इसलिए वो पुर्तगालियों का दबदबा खत्म करना चाहते थे और खुद ही लोगों से माल खरीदे ताकि सस्ता मिल जाए। वे भारत में कम से कम कीमत देकर सामान खरीद सके और फिर वे इन सामान को यूरोप में अधिक से अधिक दाम पर बेचकर खूब मुनाफा कमा सके। इसी वजह से वो पुर्तगालियों के वर्चस्व को, जो पकड़ थी पुर्तगालियों की भारत में, उसको खत्म करना चाहते थे। यूरोप के दूसरे देश के जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, गांव-गांव में अपना आदमी भेजते थे, जिसे एजेंट भी बोल सकते हैं। एजेंट भेजकर सीधे जो काम कारीगर होते थे, जो चीज़ें बनाते थे, रेशम के कपड़े की बात हो, सूती वस्त्र की बात हो या अन्य कोई मसाला है दूसरी चीज़ की बात हो, उन सभी कारीगर से सीधा माल खरीदने की कोशिश में रहते थे ताकि माल सस्ता मिल जाए। क्योंकि शुरुआत में अंग्रेजों को भी पुर्तगालियों से माल खरीदना पड़ता था, क्योंकि इंडिया में केवल माल पुर्तगाली खरीदते थे, क्योंकि कब्जा था ना उनका। भाई नेवी थी, उनके पास पावर थी, उनके सरकार ने काफ़ी सपोर्ट किया था क्योंकि पैसा भेज रहे थे। ये नई नई कंपनियां थी, सरकार से इतना सपोर्ट मिला नहीं था, तो उन्होंने दूसरा काम करना शुरू किया कि गांव-गांव गए और गांव-गांव जाकर के लोगों से सीधा माल खरीदने पर इन्होंने बल दिया। अगर आप सीधा लोगों से माल खरीदोगे तो काफ़ी फायदा यहाँ पर आपको हो सकता है। समय के साथ पुर्तगाली नौसेना और किलों की ताकत अंग्रेजों, डच और फ्रांसीसियों के मुकाबले कई कारणों से मुकाबलों के कारण कमज़ोर हो सकी। हुआ क्या कि हमारे देश में भले पुर्तगाली पावरफुल हो रहे होंगे, लेकिन वहाँ यूरोप में फ्रांसीसी और इंग्लैंड वाले बहुत पावरफुल थे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पावरफुल होने की वजह से वहाँ की सरकार, पुर्तगाली सरकार कमज़ोर हो गई थी। लगातार पुर्तगालियों की लड़ाई अंग्रेजों से हुई, डच से हुई, फ्रांस से हुई। लगातार लड़ने की वजह से, लगातार विरोध सहन करने की वजह से एक समय ऐसा है कि पुर्तगाली की जो नौसेना थी वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी और अब पुर्तगाली नौसेना जो है वो कमज़ोर पड़ गई थी। अब कोई चीज़ कमज़ोर पड़ जाती तो आसानी से दबदबा छीना जा सकता था। इसका मतलब साफ था कि पुर्तगाली के अलावा फ्रांस के लोग, फ्रांस के व्यापारी, इंग्लैंड के व्यापारी और डच, हॉलैंड के व्यापारी भी सीधा कामगारों से व्यापार करना शुरू कर सकते थे और उनको मुनाफा हो सकता था, क्योंकि अब उनका पावर ख़त्म हो गया था। विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम, दाम, दंड, भेद, ये सारे के सारे तरीके अपनाए। उन्होंने क्या किया, उनको पता था कि यहाँ के बादशाहों की चलती, अगर बादशाह ने बोल दिया तो सब काम हो जाएगा। उन्होंने बादशाहों को और राजाओं के पास इजाज़त मांगी उनको खुश करने के लिए, उनको गिफ्ट वगैरह दिए। फलस्वरूप राजाओं ने अधिकार पत्र या फरमान जारी की। अब राजा ऐसे तो जारी नहीं करेगा, राजा था तो राजा कोई हमारे देश के राजा कोई एरे गिरे तो नहीं थे, वो भी पावरफुल राजा थे, काफ़ी बड़ी सेना रखते थे। अब कोई अंग्रेज राजा के दरबार में जाकर उससे फरमान मांगे कि हमें व्यापार करना है तो राजा को कुछ तो देगा। ये राजा को जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ऑफर करते थे, बहुत सारे पैसे देते थे, तो बहुत कीमती चीज़ों को इन्होंने दिया। इस वजह से राजाओं ने वो स्वीकार कर लिया और उनको अधिकार पत्र थमा दिया। व्यापार के दूतों ने कुछ करों को न देने की छूट मांगी। जो व्यापारियों के जो दूत थे, जो व्यापार करने के लिए भेजे गए थे कंपनियों के, उन्होंने कुछ कर को न देने की छूट मांगी और इसके बदले उन्होंने बादशाह और राजाओं को नई नई वस्तुएं भेंट की। कोई विशेष प्रकार की शराबें हो या एंटिक वस्तुएं जो यूरोप में रहती हो, जैसे हीरे जवाहरात, सोने चांदी, इसके तो शौकीन थे ना राजा। उनको दी गई गिफ्ट दी गई तो गिफ्ट दिया तो वो उससे खुश हो गए और फरमान जारी कर दिया। तो कहीं ना कहीं इनके पास इतने सारे तरीके थे ना यूरोपियन के पास, इनको खुश करने के, राजा महाराजा को खुश करने के, तो उन्होंने खुश किया भी। मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस सन 1608 में पहली बार आया था। मुगल बादशाह के जो जहांगीर थे उनके दरबार में पहली बार एक अंग्रेज आया था, कैप्टन हॉकिंस। 1608 ईस्वी में पहली बार वो व्यापार करने का फरमान लेने के लिए गया था। तो कैप्टन हॉकिंस, ध्यान रखना, ये हेक्टर नाम का जहाज लेके गया था। वहीं यह आने वाला प्रथम अंग्रेज राजदूत था। कौन सा? कैप्टन हॉकिंस। सबसे पहले ध्यान रखना, अंग्रेज का पहले राजदूत का नाम बताइए जो जहांगीर के दरबार में गया था। तो कैप्टन हॉकिंस, ध्यान रखना, इसका जहाज का नाम भी पूछा गया है, हेक्टर नाम का जहाज लेके गया था। और इसके बाद सर टॉमस रो, ये दूसरा राजदूत था जो जहांगीर के दरबार में गया था। तो जहांगीर के दरबार में जाना, दूसरा वाला राजदूत कौन था? 1915 में जहांगीर के दरबार में ये गया था। जब उसने मुगल जहांगीर के दरबार की शानो शौकत देखी तो भाई सर टॉमस रो काफ़ी प्रभावित हुए, खुश हो गए और उन्होंने सम्राट को इंग्लैंड से मंगा करके एक खास बग्घी गिफ्ट की। बहुत एंटिक बग्घी थी, काफ़ी सुंदर दिखने वाली बग्घी। समझते हैं आप, ये घोड़ा बग्घी जो होती है, इस तरह की बग्घी होती। ये तो एक नॉर्मल बग्घी है, लेकिन उन्होंने काफ़ी सुंदर बग्घी, जो काफ़ी
हो सकता है रत्नों से जड़ी होगी या जो भी होगी। आप सम्राट को खुश करना है तो कुछ स्पेसिफिक एंटिक तो देनी पड़ेगी ना, तो एंटिक पीस दिया था उन्हें ताकि बादशाह खुश हो जाए और उनको इजाज़त दे दे। पुर्तगाली नौसेना का मुकाबला दूसरे यूरोपीय देश की सशक्त नौसेना ही कर सकती थी। भारत का कोई भी, भारत में तो हम नौसेना रखते भी नहीं थे, भारत की कोई भी सेना उस समय पुर्तगाल के नौसेना की मुकाबला नहीं कर सकती थी। अगर कोई कर सकती थी तो वो केवल यूरोपीय नौसेना थी। हिंदुस्तान के जहाज़ों को पुर्तगालियों के खतरे से सुरक्षा की ज़रूरत थी, क्योंकि हिंदुस्तान के जहाज़ इतने एडवांस नहीं थे, छोटे छोटे जहाज़ थे और पुर्तगाली के जहाज़ बड़े बड़े थे। पुर्तगाली तो धाक पर बोलते थे कि हम जहाज़ को निकलने नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि व्यापार तो हम ही करेंगे, आपको कोई चीज़ बेचना हमें बेचो, हम वहाँ बेच देंगे। तो हमारे देश के लोगों को व्यापार नहीं करने देते थे और हमारे जहाज़ों को बड़ा समस्या होने लगी। राजा महाराजाओं के ने बड़ा चिंता जगाई कि यार पुर्तगाली हमारे जहाज़ को डुबो रहे हैं। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी और डच, ये तीनों जो है ये हमारे इंडियंस को एक चीज़ कहते थे, हम लोगों को बार बार बोलते थे कि व्यापार की छूट दोगे, राजाओं को बोलते थे वो कि व्यापार की छूट दोगे तभी हम हिंदुस्तानी जहाज़ों की रक्षा की गारंटी देंगे। उन्होंने बोला कि पुर्तगाली नौसेना को केवल हम ही डील कर सकते, आप तो नहीं कर सकते। आप मतलब भारतीय लोग पुर्तगाली नौसेना का हमला सहन नहीं कर सकते, और अगर कोई सहन कर सकता था तो वो था यूरोपीय देश। तो उन्होंने बोला कि हम अगर आप व्यापार की छूट दोगे तभी तो हम लोग हिंदुस्तानी जहाज़ों की सुरक्षा की गारंटी दे पाएंगे, नहीं तो मौका मिलने पर उन्हें लूटा या डुबोया भी जा सकता है। आप सोच रहे कि खाली पुर्तगाली डुबाएंगे, हम भी डुबो सकते हैं अगर व्यापार में छूट नहीं दोगे। तो इंडिया के राजाओं के सामने मात्र एक ऑप्शन रह गया था कि छूट तो देनी पड़ेगी। इस स्थितियों का फायदा उठाकर यूरोप के व्यापारियों ने हिंदुस्तान में व्यापार में खूब लाभ कमाया, क्योंकि केवल वो व्यापार वही करते थे, छूट लेना शुरू किया। उन्हें कई टैक्स न देने की छूट मिल गई थी, क्योंकि हिंदुस्तानी जहाज़ों को सिक्योरिटी दे रहे थे पुर्तगालियों से। ज़मीन खरीद ली उनने इंडिया में, उन्होंने अपने गोदाम, घर, बंदरगाह, अपने अपने किले, ये सब भारत में बनाना शुरू किए। इंडिया में इन्होंने सब काम शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर परमानेंटली यहाँ रहना है तो और व्यापार करना है तो किले तो बनाना पड़ेगा और जगह तो लेनी पड़ेगी। व्यापारियों द्वारा मसालों का प्रयोग स्वाद के लिए नहीं करते थे। वो व्यापारी जो होते थे वो मसालों को स्वाद के लिए इस्तेमाल थोड़ी ना करते थे, वो मसालों को मांस को सड़ने के लिए बचाते थे, क्योंकि ये मांस का व्यापार करते थे, यहाँ से विदेशों में मांस भेजते थे, जिससे मांस कई महीनों तक सुरक्षित रहे, क्योंकि ये मसाले ही ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मांस को सड़ने से बचाया जा सकता था। तो ये मसालों का इस्तेमाल करते थे। पुर्तगाल हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे हॉलैंड हो, आदि यूरोपीय देशों का क्षेत्रफल, ये छोटे छोटे देश ही थे लेकिन पूरे भारत पर राज किया इन्होंने। पुर्तगाल का देख लो आप एरिया, इंग्लैंड का देख लो, फ्रांस या हॉलैंड का एरिया देख लो आप, इन देशों का क्षेत्रफल व संसाधन भारत के एक प्रांत उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की तुलना में भी कम थे। इसका मतलब इनको समझ में आ गया था कि भारत संसाधनों से भरा हुआ है। धनी व्यापारियों ने पैसा उधार देने के लिए बैंकों की स्थापना भी की, क्योंकि शुरुआत में व्यापारियों ने क्या किया, उन्होंने बोला कि जो नाविक नाव चालक जाके उधर जाएगा, आपको पैसे चाहिए, हम उधार दे सकते हैं, बैंकों की स्थापना की। इटली वो पहला देश था जिसने ये बैंक की शुरुआत की थी, और पहला बैंक इटली वासियों का था, इटली का था पहला। 17वीं शताब्दी में लंदन हो, एम्स्टर्डम हो, लंदन यानी ब्रिटेन की कैपिटल है, और एम्स्टर्डम नीदरलैंड हॉलैंड की कैपिटल है, बैंक व्यवस्था वाले सबसे महत्वपूर्ण देश बन गए। इन्होंने भी बैंकों की व्यवस्था शुरू की, मतलब अब लोन देने वाला काम शुरू हो गया था पूरे यूरोप में। आज यूरोप के समस्त देश यूरोपीय यूनियन से संगठित हो गए हैं। अगर आज प्रेजेंट की बात करें तो पहले तो इनमें लड़ाई होती थी पहले व्यापारी को लेकर, लेकिन अब व्यापार को लेकर इनकी एक स्ट्रेटजी है। इन्होंने 28 देशों को ग्रुप बना के यूरोपीय यूनियन तक बना लिया है कि हम एक ही यूनियन कहलाएंगे। तो आज यूरोप के समस्त देश यूरोपियन यूनियन में संगठित हो गए हैं और आर्थिक रूप से एक शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे हैं। मतलब दुनिया में सब देश मिलकर अपना काम करते हैं, जो पहले कभी लड़ते थे। तो ज़रूरी नहीं जो पहले लड़ते थे वो आज भी लड़ेंगे। हो सकता है उनको ये चीज़ समझ में आ गई कि हम साथ रहेंगे तो शक्ति है, लड़ते रहेंगे तो कमजोरी है। दोस्तों यही तो बचपन में हमें सिखाया जाता था कि एकता में ही शक्ति है, अगर आप बिखर गए तो कोई भी आपको तोड़ सकता है। दोस्तों आज का जो लेक्चर था हमारा ये यूरोपियन व्यापार के बारे में था। यूरोपियों ने व्यापार किस तरह से भारत में बढ़ाया और क्या होड़ में क्या लगातार इनमें विवाद चलता रहा, उसकी बात भी हमने यहाँ पर की। हमारा जो पहला चैप्टर है इतिहास का, उसका नाम है यूरोपियों का भारत में आगमन। यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन के अंतर्गत हमने इस चैप्टर में दूसरा हमारा जो टॉपिक था वो भी पूरा कर लिया है। दोस्तों अगर आपको ये सारे के सारे वीडियो जो यूपी बोर्ड के लिए हम लोग बना रहे हैं आपको चाहिए तो आप चाहे तो हमारा मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल है, हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, वहाँ पर जाके देख सकते हैं।
आप चाहे तो इन सभी वीडियो को हमारे वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है magnetbrains.com। दोस्तों हमारी वेबसाइट का पेज आपके सामने खुला हुआ है, आप देख सकते हैं। इस पेज में आपको बहुत सारे टॉप कोर्सेज मिलेंगे जो मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है CBSE हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, जिसमें आप किंडरगार्टन से लेकर 12वीं तक की तैयारी कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको NTSC ओलंपियाड की तैयारी करवाता है, CUET की तैयारी करवाता है, IIT, JEE और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी भी मैग्नेट ब्रेन्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता है। यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड भी, जैसे कि हम लोग पढ़ ही पा रहे हैं यूपी बोर्ड के अंतर्गत, तो आपको यूपी बोर्ड पढ़ना है तो इस पर क्लिक कर देना, आपको अंदर ही अंदर आपकी क्लासेस मिल जाएगी। स्पोकन इंग्लिश की क्लास फ्री में करवाते हैं, बैंक इंश्योरेंस की क्लास करवाते हैं, RRB, SSC, UPSC और जेब और केब जैसी परीक्षाओं की तैयारियां भी इस मंच के द्वारा, मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। मैग्नेट ब्रेन्स कभी भी आपको 2 या 3 वीडियो दिखाने के बाद कभी आपसे पेमेंट या बाय नाउ का ऐसा ऑप्शन नहीं देगा आपको, ये हमेशा फ्री देता है। इस बात की गारंटी भी मैग्नेट ब्रेन्स खुद ही देता है कि वॉच 100% फ्री, हम आपको सारे कोर्स बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं ना तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।